हेलो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उप विषय भूगोल, इसमें हम आपको पाठ 1 करा चुके हैं और ये पाठ 4 है। अब आप कहेंगे कि पाठ 2 और 3 क्यों नहीं करा? तो जो सिलेबस कम हुआ है 30%, उसमें पाठ 2 और 3 भी हैं। बोर्ड में पाठ 2 और 3 के प्रश्न नहीं आएंगे, केवल मानचित्र की दृष्टि से पाठ 2 और 3 भी पढ़ाए जाएंगे। पाठ 2 का नाम है वन और वन्य जीव संसाधन और पाठ 3 का नाम है जल संसाधन। ये दोनों पाठों के जो प्रश्न हैं ये बोर्ड में नहीं आएंगे। ये हमें जो पाठ्यक्रम मिला है उसमें जो 30% कम किया गया उसमें ये लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको पाठ 4 करवा रहे हैं। अब इस पर पाठ 4 है कृषि। कृषि के अंतर्गत जो मुख्य बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। अब चूंकि हम सब किसान हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और अब भी कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ भी जो आप बच्चे बैठे हैं लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में खेती होती है। भले वो खेती स्वयं नहीं करते हैं, शहर में आ गए हैं, किंतु उनके घर पर जमीन है, भूमि है, वो कोई बटाई भी दे देता है, कोई ठेके भी दे देता है, तो इसलिए वो कृषि से संबंधित बातों को जानते हैं। फिर भी कोई बच्चों को बहुत दिन हो गए हैं इसलिए वो नहीं भी जानते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है। वर्तमान समय में हमारे देश की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी लगभग 60 से 65% लोग कृषि पर निर्भर हैं। हमारे देश में लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं जिनमें खेती की जाती है। कृषि से हमारे देश को 14% राष्ट्रीय आय भी प्राप्त होती है, इसलिए कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक विशेष महत्व माना जाता है। कृषि प्राचीन समय में जब हम कृषि करते थे उसके तरीके अलग थे। उसमें 2 बैल होते थे, बैलों के साथ एक देसी हल जो लकड़ी का बना होता था, उसमें लोहे की फाल लगी होती थी। वह हल आजकल देखने को बहुत कम मिलता है क्योंकि आजकल तकनीकी युग आ गया। तो उस समय जो हमारा किसान परिश्रम करता था खेती में, वो परिश्रम अधिक होता था और काम कम होता था। अधिक घंटे काम करते थे और काम बहुत कम मात्रा में हो पाता था। लोग अंधेरे में ही 2-3 बजे से चांदनी रात में खेतों में हल लेकर पहुंच जाते थे और रातों रात जुताई करते थे। सुबह को धूप निकलने पर तेज धूप में ही घर पर आते थे। तो इस प्रकार से एक दिन में अधिकतम 4 बीघा जमीन या 5 बीघा जमीन मुश्किल से जुत पाती थी, क्योंकि बैल भी थक जाते थे, किसान भी थक जाता था। जितनी बार किसान बैल घूमते हैं इतनी बार किसान भी उनके संग पैदल घूमता था। इस प्रकार से 4-5 बीघे खेत के चक्कर लगाना बार बार, तो किसान भी थक जाता था और बैल भी थक जाते थे। तो इसलिए उसके बाद हम दोपहर के बाद बैलों को आराम लिवाते थे, किसान भी आराम लेता था क्योंकि वो अधिक थक जाता था। अब आजकल के युग में कृषि का ढंग बदल गया है। आजकल कृषि तकनीकी ढंग से होने लगी है। वैज्ञानिक कृषि जिसको हम कहते हैं, या आधुनिक कृषि उसको नाम दिया गया है, या वाणिज्य कृषि उसको नाम दिया गया है। यह कृषि हम पाश्चात्य देशों से, यानी पश्चिमी जो देश हैं हमारे विश्व के, जैसे USA है, कनाडा है, जर्मनी है, जापान है, ये ब्रिटेन है, इन आधुनिक जो कृषि यंत्रों का प्रयोग करने वाले देश हैं, जो विकसित देश माने जाते हैं, उन देशों से हमने कृषि का आधुनिकीकरण सीखा। सन 1966 और 67 में हमारे देश में कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति के द्वारा
फसलों में उत्पादन में अधिक वृद्धि करने के लिए कुछ अनेक नए तरीके अपनाए गए, जिसके अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक कृषि यंत्र, नए नए प्रकार के बीज, नई नई प्रकार के रासायनिक उर्वरक खाद, नई नई प्रकार की दवाइयाँ, और इनको सस्ते दामों पर सरकार के द्वारा सहकारी जो दुकानें खुली हुई थी उन पर रखा गया और वहाँ से किसानों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे कि हमारे देश में इन तकनीकी विधियों के द्वारा खेती जब की जाने लगी तो हमारे खेतों में जो अन्न उगता था उसका कम से कम जो पहले उगाता था उसका दोगुने से भी अधिक अन्न उगाया जाने लगा। यानी पहले जहाँ पर 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम पैदा होता था, अब इन विधियों के द्वारा कृषि करने पर वह 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी दुगने से अधिक, यानी 2.5 गुना लगभग। तो इस प्रकार से कृषि में आधुनिकीकरण आया। पहले जहां हम विदेशों से खाद्यान्न खाने के लिए मंगाते थे, अब हम इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी संसार की सबसे बड़ी यानी चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का जनसंख्या में है, लगभग 135 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, किंतु फिर भी हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी जो हमारे पास खाद्यान्न बचता है उसको हम विदेशों को निर्यात भी कर देते हैं। तो ये सब संभव हुआ आधुनिक तकनीकी कृषि के द्वारा, आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा, यानी जिसको हरित क्रांति कहा गया, हरित क्रांति के द्वारा संभव हो सका। अब इस हरित क्रांति से क्या हुआ? हरित क्रांति में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, धीरे धीरे अन्य प्रकार की क्रांतियां भी हमारे देश में आई, जैसे श्वेत क्रांति आई तो उससे दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी पशुओं को अच्छी नस्ल के पशु पाले गए, अच्छे प्रकार के चारों की उपलब्धता की गई, अच्छी प्रकार के दवाइयों की उपलब्धता की गई, पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य की उपलब्धता की गई, किस प्रकार का उसको रहन सहन मिलना चाहिए। अब हमने देखते हैं कि पशुओं के ऊपर भी पंखे चलते हैं, नीचे फर्श पर सफाई होती है। जो हमारे पंजाब हरियाणा प्रदेश है वहाँ से जब हम पशु लाते हैं तो हम जब जाते हैं तो बताते हैं कि वहाँ पर जो व्यापारी लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर प्रतिदिन सुबह को सफाई और शाम को फिर सफाई नीचे पशुओं के होती है, धुलाई। उसके बाद में फिर पशुओं को बांधा जाता है, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उचित प्रबंध, चारा का उचित प्रबंध समय से होता है, अनेक प्रकार की जो उसको खाद्य सामग्री दी जाती है जिससे दूध में उत्पादन में वृद्धि हो। इस प्रकार से वृद्धि करके जो पशुओं के द्वारा दूध उत्पन्न होता है उससे हमें श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई और दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से नीली क्रांति हुई, यानी मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई। पीली क्रांति हुई, यानी जो तेल निकालने वाले तिलहन पदार्थ हैं उनमें वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की क्रांतियां हमारे देश में आई, जिन्होंने इन क्रांतियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की। अब आधुनिक युग में हम देख रहे हैं इस कृषि के अंतर्गत ये जो मैंने आपको परिचय दिया पूरा विश्व का या भारत का, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरा बिंदु है कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकारों में सबसे पहले है निर्वाह कृषि। इस निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह कृषि ऐसी होती है जो छोटे छोटे खेतों में की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है, और किसान इसको अपने देसी हल द्वारा या अपने औजारों द्वारा इसमें खेती करता है। इसमें अधिकांश लोग परिवार के ही सदस्य होते हैं और वो काम करते हैं। ये इस प्रकार की कृषि को निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरी कृषि आती है गहन कृषि। गहन कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर अधिक जनसंख्या का दबाव होता है। तो अधिक जनसंख्या दबाव होगा तो खाने के लिए अधिक उत्पादन चाहिए, इसलिए एक ही साथ खेत में 2-2-3 फसलों को उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि को गहन कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में की जाती है। तीसरी कृषि है रोपण कृषि। रोपण कृषि उस कृषि को कहते हैं जहां एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल बड़े पैमाने पर बोई जाती है, जैसे रबड़, गन्ना, चाय, कहवा, इस प्रकार के फसलों को रोपण कृषि कहते हैं। इसके नेक्स्ट है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि उस कृषि को कहते हैं
जो नई नई तकनीकी के वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर या कंप्यूटर, इस प्रकार के बड़े बड़े मशीनों के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में फार्मिंग कृषि की जाती है जहां पहले कृषि नहीं होती थी। यानी उन परती भूमि को तोड़ करके या वनों को साफ करके बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और आधुनिक मशीनों से वहां पर कृषि की जाती है। ऐसी कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। ऐसी कृषि विकसित देशों में अधिक की जाती है। उदाहरण के रूप में देता हूं कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, इन क्षेत्रों में, इन देशों में विस्तृत कृषि की जाती है। वहां पर जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए एक किसान के पास औसतन 4000 बीघा जमीन से कम नहीं है। मामूली जो किसान है उस पर 4000 बीघा जमीन है और उससे अधिक 10,000 बीघा वाली जमीन वाले भी किसान वहां पर मिलेंगे। तो ऐसी बड़ी खेती में कितने ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता होगी और वहां जनसंख्या कम होने के कारण मजदूर नहीं मिल पाते, इसलिए वहां पर मशीनों के द्वारा खेती की जाती है। विकसित खेती के बारे में आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यूएसए और कनाडा जैसे देश में जब हम यहां पर देखते हैं अपने देश में बीज बखेरते हैं तो किसान अपने झोली में या बाल्टी द्वारा बीज बखेरते हैं। वहां पर इतने बड़े क्षेत्र में बीज बखेरना किसानों के लिए संभव नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टरों के द्वारा भी बीज और खाद बखेरा जाता है। खेतों में दवाइयां बखेरी जाती हैं, हेलीकॉप्टर का सहारा ली जाती है। हेलीकॉप्टर से वहां पर बीज और खाद तथा दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। तो इसी प्रकार से इस विकसित खेती के अंतर्गत मैंने आपको उदाहरण दिया। इसके बाद में आती है कार्बनिक कृषि। यानी कार्बनिक कृषि ऐसी कृषि है जिसमें आधुनिक जो रासायनिक उर्वरक होते हैं या दवाइयां होती हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी कृषि को कार्बनिक कृषि कहा जाता है। इसके बाद में आ गया वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि या आधुनिक कृषि इसको नाम दिया गया। इस कृषि में वर्तमान समय में जो हम कर रहे हैं वो वाणिज्यिक कृषि या आधुनिक कृषि कहा जाता है। इसमें आधुनिक मशीनों, ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों, अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नई नई तकनीकी के रासायनिक और जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। नई नई प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि फसलों में कोई रोग ना लगे। तो इस प्रकार से कृषि को हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं या आधुनिक कृषि कहते हैं। अब आता है ऋतुओं के अनुसार फसलों के प्रकार। हम जानते हैं मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं और 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। जैसे अब वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में जो फसल होती है वो खरीफ की फसल होती है, जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही बोई जाती है और वो खरीफ की फसल कहलाती है। इसमें खरीफ की फसल में आपको ज्वार, बाजरा, मक्का, धान यानी चावल से कहते हैं, ये मुख्य रूप से बोए जाते हैं और चारे की फसलें बोई जाती हैं। तो ये वर्षा के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ होने पर इसको काट लिया जाता है। दूसरी ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु के प्रारंभ होने पर दूसरी फसल रबी की फसल जो लिखा है ये बोई जाती है और रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और ये शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इनको यानी अप्रैल मई में काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब तीसरी जो ऋतु आई हुआ है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु। उस ऋतु में तीसरी फसल का नाम है जायद की फसल। अब जायद की फसल में यानी मई और जून में जो फसलें बोई जाती हैं उनको जायद की फसल कहा जाता है। इसमें आपका ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, लौकी, तुरई, गन्ना, तंबाकू ये चीज आती है और इनको जायद की फसल के अंतर्गत माना गया है। अब वर्तमान समय में जो कृषि चल रही है आधुनिक कृषि, इसमें थोड़ा बदलाव हो गया। जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा मध्यम या प्राचीन समय की कृषि भी थी, किंतु अब वर्तमान समय में ये देखते हैं कि कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो 12 महीने ना मिलती हो। आप फलों में देख लीजिए 12 महीने फल मिलते हैं। हालांकि सीजन होता है, जैसे आम का सीजन है तो अब निकल चुका है,
गर्मियों में आता है, जात की फसल में आता है भी, और वर्षा के प्रारंभ में ही अब सितंबर के महीने तक ये समाप्त हो जाता है। किंतु अब अमरूद का फल 12 महीने मिलता है, 12मासी अमरूद आ गए। कुछ आम भी 12मासी आते हैं जो 12 महीने आम देते, जैसे अमरूद देता है। टमाटर है सब्जियों में, लौकी है, तुरई है, भिंडी है, 12 महीने चलते हैं। आलू भी 12 महीने बोए जाते हैं, 3 फसलें आलू की होती हैं। धान की फसल 12 महीने बोई जाने लगी, अब 3 फसलें होती हैं। बंगाल बिहार में अपने यहाँ भी 2 फसल ले लेते हैं, गर्मी में अलग और वर्षा में अलग। तो इस प्रकार से अब आधुनिक कृषि के द्वारा हम इस कृषि के फसलों के उत्पादन में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक इसी प्रकार से अब आता है भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके भौगोलिक परिस्थितियां एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले आपको बताएंगे चावल। चावल भारत की प्रमुख फसल है, यानी चीन के बाद संसार में, विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है चावल उगाने में। पहला स्थान चीन का है। चीन को चावल का कटोरा कहा जाता है, इसलिए चीन में सबसे अधिक चावल होता है इसलिए। उसका दूसरा स्थान चावल का उत्पादन में भारत का है। और भारत में जो चावल का उत्पादन है वो हम बता रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। और इस भारत के मानचित्र में जो हम चावल देखते हैं वो सबसे अधिक बंगाल, ये बंगाल प्रदेश है, ये हरे रंग में, बिहार, झारखंड, असम, ये पीले रंग में है, असम, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, इसके बाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो तटीय भाग हैं इनमें चावल की खेती अधिक होती है। दूसरा, इसका जो भौगोलिक दशाएं हैं, तो चावल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक होना चाहिए। चावल गर्म तर जलवायु का पौधा है। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। और चावल हमारा, इसके लिए मिट्टी जो चाहिए वो जलोढ़ और दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जो पानी को अधिक समय तक रोक सके, ऐसी से मिट्टी चाहिए। दूसरा है गेहूं। गेहूं भी एक इस प्रकार का हमारे भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल के बाद। गेहूं के लिए शीतोष्ण जलवायु चाहिए, यानी यह शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। ये तो हो गई जलवायु। तापमान इसको 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। वर्षा इसको 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। और इसको मिट्टी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी। इसके क्षेत्र गेहूं के जो क्षेत्र भारत में है वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में गेहूं अधिक बोई जाती है। गन्ना, चूंकि गन्ना वर्तमान समय भारत का एक प्रमुख फसल है, उससे पहले गन्ने को लोग जानते नहीं थे। गन्ना संसार में दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में अधिक पैदा होता था और वहां से इसकी खोज हुई। ये प्राकृतिक पौधा था, वनों में होता था। लोगों ने देखा, उसको तोड़ के मिठास निकला, रस निकला, रस को पी के देखा और मीठा निकला, उसको पकाया, गुड़ बनाया, खांड बनाई, फिर चीनी बनाई। फिर बाद में इसको प्रयोग के लिए चीन वाले ब्राजील से लाए। चीन में इसका विकास हुआ। अब चीन से फिर भारत को लाया गया और भारत में इसका अनुसार जलवायु पाई गई। तो गन्ने के लिए जलवायु गर्मोत्तर जलवायु चाहिए, जो कि भारत में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर ये गन्ने का पौधा अच्छी रूप में उगा। इसके बाद गन्ने के लिए जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से चाहिए। वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। और गन्ने के लिए चिकनी, काली और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए। गन्ने के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना होता है, जो भारत का 50% गन्ना होता है। और 50% भी वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है इसमें। इसके बाद दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में गन्ना होता है, हरे रंग में महाराष्ट्र है। और उसके बाद में गन्ना, इसके बाद थोड़ा कर्नाटक, तमिलनाडु,
बिहार, इन क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार अधिक होती है। इस प्रकार से उसके बाद में है चाय। चाय पहाड़ी ढालों पर अधिक होती है। चाय का पौधा अंग्रेज यहाँ पर लाए थे और उन्होंने फिर चीन में उगाया, फिर भारत में उगाया। चाय पहाड़ी ढालों पर अधिक होती है। सबसे अधिक चाय हमारे दार्जिलिंग और असम में और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, इनमें अधिक होती है। चाय एक पेय पदार्थ है, ये पत्तियों से बनाई जाती है चुन चुन करके। चाय के लिए वर्षा कम हो किंतु लगभग होती रहनी चाहिए बौछार के रूप में। मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए उपजाऊ और पथरीली मिट्टी। पानी इसकी जड़ों में नहीं रुकना चाहिए। ढालदार खेती होती है, जो कि इसके क्षेत्र में जो पहाड़ों पर खेती होती है वो ढालदार खेत होते हैं, जो मैंने आपको बताया। थोड़ी बहुत चाय आजकल यहाँ उत्तराखंड में भी होने लगी है, हिमाचल में भी होने लगी, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। और इस प्रकार से चाय की खेती हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। जूट की खेती भी बहुत प्राचीन खेती है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल जो प्रदेश है, जिसकी राजधानी कोलकाता है, इसमें जूट की खेती होती है। यह भी गर्म तर जलवायु का पौधा। इसके लिए तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसे चाहिए। कपास हमारे देश का एक प्रमुख पौधा है। पहले से ही कपास हमारे देश में सबसे अधिक होती थी, किंतु जब अंग्रेजों का शासन आता तो कपास को, यानी रुई को कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन ले जाते थे और वो मैनचेस्टर नामक स्थान पर या लिवरपूल नामक स्थान पर, जो दो नगर थे मैनचेस्टर और लिवरपूल, वहाँ पर सूती वस्त्र के अधिक कारखाने लगाए गए और हमारे देश से कच्चे माल के रूप में रुई ले जाते थे। कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए, जो कि हमारे देश में महाराष्ट्र और गुजरात प्रदेशों में पाई जाती है, जो लावा से निर्मित मिट्टी होती है। और हमारे देश में सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र और गुजरात में ही पैदा होती है। इसलिए हमारे देश में भी सबसे अधिक जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं, जो हमारे देश आज़ाद होने के बाद लगे, वो पहले गुजरात की राजधानी जो अहमदाबाद थी, अब वर्तमान में गांधीनगर कर दी गई है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और मुंबई को भारत की सूती नगरी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर संसार का एकमात्र ऐसा स्थान था जहां सूती वस्त्र के सबसे अधिक कारखाने थे। इसलिए भारत में सबसे अधिक कारखाने, लगभग 95 कारखाने अकेले अहमदाबाद में सूती वस्त्र के हैं, इसलिए इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा स्थान मुंबई का है, जिसको सूती वस्त्र की नगरी कहते हैं, और यहाँ भी लगभग 89 कारखाने सूती वस्त्र के हैं। तो इस प्रकार से सूती वस्त्र के लिए कपास हमारे देश का प्रमुख पौधा है। वर्तमान समय में इन दोनों प्रदेशों में कपास अधिक हो जाती है और इसी क्षेत्र में सूती वस्त्र के कारखाने लगाए गए हैं। अब हमारे प्रदेश में कानपुर, जो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कानपुर में सबसे अधिक कारखाने उत्तरी भारत में पाए जाते हैं सूती वस्त्र के। इसलिए उत्तरी भारत में जितने प्रदेश हैं उन सब में सबसे अधिक कारखाने होने के कारण कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इससे आगे आता है भूदान एवं ग्रामदान। अब ये भूदान और ग्रामदान क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनके परम शिष्य संत विनोबा भावे ने पूरे देश का पैदल भ्रमण किया और उन्होंने भूमिहीनों को भूमि प्रदान की। कैसे? अपने पास से नहीं, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो संत थे। उन्होंने अधिक भूमि वालों से भूमि लेकर के, और जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी, ऐसे व्यक्तियों को भूमि प्रदान की। सबसे पहला इसका उदाहरण आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश में रामचंद्र रेड्डी ने विनोबा भावे के आग्रह पर 80 एकड़ भूमि 80 भूमिहीन किसानों को दान में दी थी खेती करने के लिए। तब से इसको भूदान नाम दिया गया। इसके बाद में बहुत सारे जमींदारों ने संत विनोबा भावे के संपर्क में आकर के एक ग्राम दान का आंदोलन चलाया, यानी उसमें बड़े बड़े जमींदारों ने पूरे पूरे गांव भी दान में दे दिए और ऐसे कार्य को ग्राम दान कहा गया। तो यह सब कार्य संत विनोबा भावे की उपस्थिति के द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा संभव हुआ। इसलिए संत विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का या ग्राम दान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इससे अगला पॉइंट है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण क्या है?
इसका कृषि पर क्या प्रभाव है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले परिचय में बताया था कि भारत का आर्थिक व्यवस्था में कृषि का 14% योगदान है। अब चूंकि पहले समय में जो कृषि होती थी तो उसमें हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, और उस समय हमारे देश से कच्चे माल के रूप में कुछ वस्तुएं ब्रिटेन में अंग्रेज ले जाते थे। तो पहली वस्तु थी कपास यानी रुई, और उस रुई को कच्चे माल के रूप में ले आते थे और वहाँ जा कर के उससे धागा बना के कपास का और कपड़े बनाते थे मशीनों के द्वारा, और उन्हीं कपड़ों को फिर हमारे देश में महंगे दामों पर बेचते थे। किंतु वो उतने महंगे नहीं होते थे जितने हमारे देश में परिश्रम के द्वारा, कारीगर के द्वारा बनाए गए कपड़े होते थे, वो उनसे सस्ते पड़ते थे और चमकीले होते थे। तो जिससे वो यहाँ पर आए कपड़े, उनको हमने खरीदा, हमारा ही माल था और हमें ही वो खरीदना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उद्योग धंधे कारखाने नहीं थे, और इसका प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार चाय की खेती, चाय को भी यहाँ से ले आते थे और वहाँ कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे। जूट का भी यहाँ से ले आते थे कच्चे माल के रूप में और वो ब्रिटेन में प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं, गरम मसाले दक्षिणी भारत में अधिक पैदा होते हैं। दक्षिणी भारत को मसालों का घर कहा जाता है। ये कक्षा 6 में आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप सुन लो। तो तमिलनाडु, ये जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनमें गरम मसाले अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक तापमान होता है और गरम मसाले पैदा होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के सूखे मेवे, नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता, वो काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, ये सब चीज़ें जितनी पैदा होती हैं जो गरम मसालों के अंदर आती हैं, जीरा है, तो ये दक्षिण भारत में पैदा होती हैं। भारत से प्राचीन समय से ब्रिटेन में भी ये निर्यात होती रहती नहीं, अंग्रेज यहाँ से ले जाते थे और वहाँ अपना प्रयोग करते थे और विदेशों में महंगे दामों पर बेच देते थे। अब चूंकि हमारा देश तो गुलाम था, उस समय होता था। स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में इन मसालों का उत्पादन होता रहा और आज भी हम मसालों के उत्पादन में बाहर को भेजते हैं। उनसे जो हमें अर्थव्यवस्था में धन प्राप्त होता है वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो इस दृष्टि से वैश्वीकरण के क्षेत्र में भी हमारी कृषि से उत्पादन संबंधित जो वस्तुएं हैं वो योगदान देती हैं। जैसे वनों में जो लकड़ी होती है, त्रिकोणधारी वन आते हैं जो कोणधारी वन कहते हैं, उनसे जो पेड़ों से लुगदी प्राप्त होती है जिससे कागज बनाया जाता है, और वो भी कागज भी हम अपने प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं जो हमें आर्थिक व्यवस्था में मदद करती हैं, हमारी ऐसी वस्तुओं के द्वारा जो हमारा धन प्राप्त होता है वो हमारी अर्थव्यवस्था में प्रयोग होता है। इसी कारण कृषि से आधारित उद्योग के द्वारा जो हमें धन प्राप्त होता है वो हमारे वैश्वीकरण में अधिक प्रभाव डालता है, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ये कृषि से संबंधित चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। आप सब लोग जानते हैं ज़्यादातर 90 से 95% बच्चे यहाँ बैठे हैं वो सब कृषि से संबंधित बच्चे हैं, उनके पापा किसान हैं, चाहे छोटी किसानी कर बड़ी करते हैं, भले वो शहर में आ गए हैं किंतु सबसे पहले वो गांव में रहने वाले हैं। सबके पास ज़मीनें हैं कि छोटी है या बड़ी है, ठेके पर उठा देते हैं या बटाई पे देते हैं, ये दूसरी बात है, किंतु अपने गांव में जाते हैं तो खेत देख लेते हैं। तो ये कृषि से संबंधित पहलू था। अब आजकल की जो कृषि थी, जो मैंने आपको बताया आधुनिक कृषि, इसके अंतर्गत जो काम हो रहा इसमें हम तेजी से विकास कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हो गया।